नमस्कार दोस्तों, मैं मानवी आप सभी का स्वागत करती हूँ पैरानॉर्मल पिरामिड में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं दीपा और प्रिया की कहानी का पार्ट 2 आपके लिए लेकर आ गई हूँ और पिछले पार्ट में हमने जब ख़त्म किया था तो कुछ औरतों ने खेत की मेड़ पर पड़ी हुई एक डेड बॉडी देखी थी जो किसी लड़की की नज़र आ रही थी। यदि आपने स्टोरी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखिए, तभी आपको समझ आएगा पार्ट 2। और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहां से पार्ट 1 देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि यदि आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अब चलते हैं स्टोरी में आगे। खेत पर पड़ी हुई डेड बॉडी की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। सभी गांव वाले वहां पर पहुंच गए और दीपा और प्रिया के घर वाले, इनफैक्ट प्रिया भी वहां पहुंची उस डेड बॉडी को देखने के लिए। जाहिर सी बात है, दीपा के घर वालों की हालत बहुत खराब थी और उनकी बेटी 2 दिन से लापता थी, तो उन्हें बहुत शक था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दीपा के साथ कुछ हो गया हो। वहां पहुंचने पर डेड बॉडी की कंडीशन को देख के ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये डेड बॉडी एक्चुअल में किसकी है। कपड़ों से, कदकाठी से ये पहचान तो हो रही थी कि ये डेड बॉडी दीपा की ही है। ऐसा भी नहीं था कि वो रास्ता चलता हुआ नहीं था, पिछली रात तक भी वहां से लोग गुजरे हैं। इनफैक्ट वो औरतें जो वहां शौच के लिए गई थी, वो मॉर्निंग में जिस वक्त गई थी उन्हें भी वहां पर कुछ ऐसा नहीं दिखा था, पर उन्हें भी यही लगा था कि शायद वो देख ना पाई हो और ऐसा कुछ हो। तो वो डेड बॉडी आखिर वहां आई कैसे? पुलिस में इत्तला की गई, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि दीपा की मृत्यु दम घुटने के कारण हुई है और ये भी क्लियर हो गया कि वो बॉडी दीपा की ही है। और जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बॉडी की कंडीशन बताई थी कि बॉडी में पूरी तरीके से जगह जगह पर मैगेट्स पड़ चुके थे, चींटियाँ रेंग गई थी। तो पोस्टमार्टम के बाद वो सारी चीज़ें हटा तो दी गई होंगी डेफिनेटली, लेकिन बहुत बुरी कंडीशन में वो बॉडी थी। बॉडी जब घर वालों को हैंड ओवर की गई तो वो बहुत ही गंदी कंडीशन में तब तक पहुंच चुकी थी और उन्होंने उसका अंतिम संस्कार वैसे ही कर दिया। बॉडी को जिस तरह पैक करके दिया जाता है वैसे ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। बॉडी जब खेतों में पड़ी हुई थी तो गांव वालों का तमाशा सा जुट गया था उस बॉडी को देखने के लिए। गांव का हर इंसान, चाहे वो जेन्युइनली कंसर्न हो, चाहे उसे सिर्फ वो बॉडी को देखना हो, मतलब एक क्यूरोसिटी होती है, उसके लिए भी लोग उस बॉडी को देखने के लिए आ रहे थे। और प्रिया ने भी दीपा के शरीर को उस हालत में देख लिया था जिससे उसके दिमाग पर गहरा सदमा पहुंचा था। गांव वालों को बात करने के लिए मुद्दा मिल गया। सारा दिन उस गांव में सिर्फ दीपा की ही बातें चलती रहीं। जिस घर में जाओ सिर्फ दीपा डिस्कस हो रही थी। जिस दिन दीपा का अंतिम संस्कार हुआ उस रात की ही बात है। प्रिया बहुत डिस्टर्ब थी, उसने खाना तक नहीं खाया था जब से दीपा की बॉडी को देखा था। दीपा के बारे में सोचते सोचते ही प्रिया सो गई। अचानक आधी रात को प्रिया की आंख खुली तो वो क्या देखती है कि दीपा उसके सिरहाने पर बैठी हुई है और उसके माथे पर हाथ फेर रही है। वो होता है ना, आप कोई सपना देखते हो तो कुछ समय के लिए आपको लगता है कि वो बिल्कुल सच है, और प्रिया को भी उस मोमेंट ऐसा लगा जैसे दीपा जीवित हो। कुछ सेकंड्स बाद प्रिया को रियलाइज हुआ कि दीपा तो मर चुकी है। जब तक वो कुछ बोल पाती, दीपा बड़े प्यार से उसे देखते हुए बोलती है, प्रिया तू मेरे साथ चल, तेरा चलने का टाइम आ गया है। ये सुन के प्रिया एकदम घबरा जाती है। वो हिलने डुलने की कोशिश करती है पर प्रिया हिल तक नहीं पाती। प्रिया दीपा को देखे जा रही है और दीपा बिल्कुल नॉर्मल है, उसका जो चेहरा है वो वैसा ही है जैसा दीपा का हुआ करता था। दीपा फिर से प्रिया से बोलती है, प्रिया मैं तुझे लेने आई हूँ, तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। बड़े प्यार से वो प्रिया का माथा सहला रही है और बार बार उसे बोल रही है कि तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। अब प्रिया झटपटाना शुरू कर देती है, जैसे कि उसको बिल्कुल ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। वो अपना मुंह हिलाने की कोशिश कर रही है, उसके आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। और तब दीपा, जो अभी तक प्रिया से बात कर रही थी, उसके एक्सप्रेशंस चेंज होने शुरू होते हैं। धीरे धीरे करके उसकी आवाज़ बदलती है और उसके बाद उसका चेहरा बिल्कुल बदल जाता है। चेहरा बिल्कुल वैसे हो जाता है जैसे प्रिया ने उसकी डेड बॉडी खेत में पड़ी हुई देखी थी। और दीपा उससे घुर्राते हुए बोलती है कि तुझे मेरे साथ चलना ही होगा, मैं तुझे लेने आई हूँ और अब तेरी बारी है प्रिया, चल। प्रिया अपनी बॉडी की सारी एनर्जीज एकत्रित करती है और बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, माँ बचाओ।
लिटरली उसके मुंह से सिर्फ यही दो शब्द निकलते हैं, माँ बचाओ। और तभी प्रिया के साथ उसकी माँ और बहन जो सो रही होती हैं वो उठ जाती हैं। वो एकदम उठते ही प्रिया को बोलती है, क्या हुआ प्रिया, क्या हुआ? और प्रिया बोलती है, दीपा आई थी, दीपा मुझे लेने आई है, वो मुझे लेकर जाएगी। तब तक प्रिया की आवाज़ सुन के उसके पापा, उसके भाई भी ऊपर से नीचे आ जाते हैं, जो छत पर सो रहे थे। प्रिया सबको रो रो के बता रही थी कि दीपा आई थी, दीपा मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आई है। और इस ड्यूरेशन में जो सबसे अजीब बात थी वो ये थी कि प्रिया के कमरे से, जिसमें प्रिया सो रही थी, इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, जैसे कुछ सड़ गया हो वहाँ पे, जैसे कोई जानवर मर गया हो, वो सड़ गया हो। ये लोग रात में सोए हैं, तब तक वो जगह नॉर्मल थी, और इस वक्त वहाँ पे बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। प्रिया के माता पिता उसे समझाने की काफ़ी कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि इसने दीपा की डेड बॉडी को इस हालत में देखा है, इसलिए इसे इतना सदमा हो गया है। वो उसे बहुत चुप कराते हैं, लेकिन वो लड़की बहुत बुरी तरह घबराई होती है। स्मेल के कारण उस कमरे में बैठना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। प्रिया के फादर प्रिया की माँ को बोलते हैं कि तुम छत पर ही सबके बिस्तर लगाओ, प्रिया भी छत पर ही सोएगी, और तुम भी छत पर चलो, यहाँ बहुत गंदी बदबू आ रही है, सुबह देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। अब प्रिया की मदर ऊपर बिस्तर लगाते हैं, ये लोग वहाँ पर सब सो जाते हैं। रोते रोते प्रिया भी सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब प्रिया की मदर की आंख खुलती है तो वो क्या देखती हैं, जो प्रिया बीच में सो रही थी अब वो वहाँ नहीं है, वहाँ से गायब है। प्रिया की मदर नीचे जाती हैं, उस कमरे में उसे ढूंढना शुरू करती हैं। जो स्मेल उनके कमरे में रात में आ रही थी वो स्मेल अब वहाँ पर नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है कमरा। पूरे रूम में प्रिया को देखा जाता है, प्रिया वहाँ नहीं होती। उसके बाद वो वॉशरूम वगैरह में देखने जाती हैं, बाहर देखने जाती हैं। गांव में आपने देखा होगा कि जो खुला एरिया होता है घरों में वो बहुत ज़्यादा होता है, कमरे छोटे छोटे हो या कुछ भी हो, बट उस टाइम पे ऐसा ही होता था। प्रिया की मदर जहाँ तक चेक कर सकती थी उन्होंने कर लिया, पर उनको प्रिया कहीं नहीं मिली। जब प्रिया उन्हें कहीं नहीं मिलती तो वो बहुत घबरा जाती हैं। वो भागते हुए प्रिया प्रिया चिल्लाते हुए छत पर आती हैं, उसके फादर को उठाती हैं और उन्हें बताती हैं कि प्रिया कहीं मिल नहीं रही है। ये सुन के पूरा घर बहुत घबरा जाता है। प्रिया के भाई भी उठ गए होते हैं और वो सारे प्रिया को देखने के लिए, उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। घबराई हालत में प्रिया के घर वालों को बाहर जाता हुआ देख गांव में जो भी उन्हें मिल रहा था वो पूछ रहा था कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ। और जब वो लोगों को बताते हैं तो एक एक करके लोग भी उनके साथ एकत्रित हो जाते हैं। काफ़ी सारे गांव वाले उनके साथ प्रिया को ढूंढने के लिए चल देते हैं। अभी एक दिन पहले ही दीपा वाला इंसिडेंट हो के चुका था और अब प्रिया गायब हो गई थी, और गांव में सबको पता था कि उस रात इन लड़कियों के साथ क्या हुआ है। सब इधर उधर खेतों के आसपास, जिसको जहां प्रिया के होने की संभावना लगती है वो वहां प्रिया को ढूंढ रहा होता है। तभी गांव के एक लड़के की नज़र पड़ती है कुएं पर, खेत के जो पार था, और उसमें वो देखता है कि एक लड़की पैर लटकाए हुए कुएं में बैठी है। ये चीज़ वो और गांव वालों को दिखाता है और लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। प्रिया के माता पिता को भी पता चलता है, वो लोग भी वहाँ पर आते हैं, लेकिन कुएं के पास कोई नहीं जा रहा होता है। इस मामले में गांव वालों ने बहुत सूझबूझ दिखाई। उन्होंने प्रिया का नाम पुकारना और आवाज़ तक करनी बंद कर दी थी। प्रिया की भाई बहुत सूझबूझ दिखाते हुए धीरे धीरे प्रिया को पीछे से जाके एकदम जकड़ लेता है और उसको खींचना शुरू करता है। वो लड़की प्रिया ही थी, ये बात सबको समझ आ चुकी थी, दिखाई दे चुका था। प्रिया को जब वो पीछे खींच रहा था तो प्रिया जोर से चिल्ला रही थी, तू क्या कर रहा है, मुझे क्यों इस तरीके से खींच रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। और वो बिल्कुल नॉर्मल आवाज़ में चिल्ला रही थी। जब प्रिया को थोड़ा सा दूर लाया गया कुएं से तो गांव वाले और पेरेंट्स उसके पास गए, उससे पूछा कि भाई तू यहाँ क्या कर रही थी, क्यों यहाँ पर पैर लटका के बैठी हुई थी कुएं में। तो प्रिया बड़ी अचंभित नज़रों से उन सबको देखती है और खुद को देखती है और बोलती है, मैं यहाँ कैसे आई, कब आई मैं यहाँ। प्रिया को जैसे कुछ याद ही नहीं था कि उसके साथ हुआ क्या, वो यहाँ पहुँची कैसे। और जिस तरह से वो बोल रही थी उस तरीके से साफ पता चल रहा था कि वो सच बोल रही है। ये सुन के प्रिया की माँ वहाँ ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। अरे मेरी बेटी भी चली जाएगी, अरे पता नहीं उनके साथ क्या हुआ, जैसे गांव में अक्सर फीमेल्स करती हैं या वो उनका नेचुरल रिएक्शन होता है। प्रिया की मदर को उस तरीके से रोते चिल्लाते हुए देखकर लोग उनके पास आते हैं, उनसे पूछते हैं क्या हुआ। तब उसके फादर और मदर द्वारा जो भी रात को इंसिडेंट हुआ था वो सबको बताया जाता है। वहाँ पर एक 55-60 साल की महिला खड़ी हुई थी जिनका नाम राधा दाई था। वो महिला गांव की दाई थी जो जनरली बच्चे डिलीवर करवाती थी। राधा दाई प्रिया की माँ को बोलती हैं कि बेटा मुझे नहीं लगता कि तेरी लड़की की हालत ठीक है। दीपा का इंसिडेंट राधा दाई को भी पता था। वो प्रिया के माता पिता को बताती हैं कि 2 गांव छोड़ के करैल गांव में जो तारा देवी का मंदिर है वहाँ पर ही इसका इलाज हो सकता है।
तारा देवी के मंदिर के बारे में उस गांव के लोगों को भी पता था और ये भी पता था कि वहाँ उतारे होते हैं, पर उन्होंने अपने गांव में ही प्रिया और दीपा को दिखाया था और उन्हें लगा कि शायद चीज़ें उस तरीके से नहीं हैं, तो किसी ने इनिशिएटिव ही नहीं लिया वहाँ जाने का। राधा दाई की बात सुनकर प्रिया के माता पिता को लगा कि अब जाना अनिवार्य हो गया है। प्रिया के माता पिता ने निश्चय किया कि कल ही वो सुबह प्रिया को तारा देवी के मंदिर लेकर जाएंगे। जैसी उसकी हालत है, अब देर करना ठीक नहीं है। गांव वालों में भी आपस में बातचीत हुई और सभी लोग अपने अपने घर को चले गए। प्रिया के फादर, प्रिया की मदर भी प्रिया को लेकर घर पे आ गए। ये सब होते होते दोपहर हो चुकी थी और प्रिया के पिता खेतों में काम करने के लिए चले गए। प्रिया की बहन किसी काम से बाहर थी, भाई भी इधर उधर था और प्रिया की माँ और प्रिया रसोई में खाना बना रहे थे। बीच बीच में ये लोग थोड़ी बहुत बात करते और उसके बाद प्रिया की माँ चूल्हे पे रोटियां सेकने लगती। प्रिया की माँ ने प्रिया के भाई को आवाज़ देना शुरू किया, दीपक दीपक आजा खाना खा ले, पर कोई आया नहीं। तो उन्होंने प्रिया से बोला, तू ज़रा ये रोटियां सेक, मैं दीपक को बुला के लाती हूँ। ये कह के प्रिया की माँ उसके भाई को बुलाने के लिए चली गई। हार्डली 2 से 5 मिनट के अंदर प्रिया की मदर और प्रिया का भाई रसोई में आया तो वो क्या देखते हैं कि प्रिया ने सारी चूल्हे की लकड़ियाँ नीचे निकाली हुई हैं और उनके अंगार बने हुए हैं और वो उन पे कूद कूद कर नाच रही है और हंसे जा रही है और बार बार ये बोल रही है, मैं तुझे लेकर ही जाऊँगी, तुझे मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। और जो आवाज़ है वो प्रिया की नहीं, दीपा की आवाज़ है, प्रिया अब तेरी बारी है, तुझे मेरे साथ जाना ही होगा। ये सब कुछ देखकर प्रिया की माँ की चीख निकल जाती है। उसका भाई भागते हुए उसे उन अंगारों पे से खींचता है तो प्रिया उन अंगार में से एक जलती हुई लकड़ी उठाती है और अपने भाई पर अटैक कर देती है। मतलब लिटरली वो उसके मुंह पर लकड़ी मारती है। वो तो उसका भाई थोड़ा सा पीछे हट जाता है तो उसके अंगार कुछ उसके पैरों पर गिरते हैं उसके भाई के, और उसके हाथों पे कुछ अंगार गिरते हैं। वो थोड़ा बहुत जलता है और प्रिया वहाँ से भाग जाती है। वो इतनी तेज़ भागती है कि सेकंड में ही वहाँ से गायब है। उसका भाई उसके पीछे भागता है और उसकी माँ नीचे उतर कर उसके पीछे आ रही होती है। तभी प्रिया की बहन भागी भागी घर की तरफ आ रही होती है। प्रिया की बहन उसकी माँ के पास आकर बोलती है, माँ माँ, वो दीदी को गांव वालों ने पकड़ रखा है, दीदी काबू नहीं आ रही है, आप जल्दी चलो जल्दी चलो। उसकी बहन प्रिया की माँ और दीपक को प्रिया तक लेकर जाती है। वहाँ पर वो क्या देखते हैं कि कुएं के नज़दीक, जो गांव का कुआं है, उसी के पास में कम से कम 8-10 लोगों ने प्रिया को पकड़ रखा और प्रिया उनसे काबू नहीं हो रही। एक ज़रा सी 16-18 साल की लड़की को कंट्रोल करने के लिए 8 से 10 लोग लगे पड़े हुए हैं और वो लड़की काबू में नहीं आ रही। ये देखकर प्रिया की माँ उसके भाई को बोलती है, तू अभी जा, अभी के अभी पापा को बुला कर ला, प्रिया की हालत बहुत ख़राब है, इसकी हालत ठीक नहीं है। दीपक भागता हुआ जाता है और प्रिया के पिता को लेकर आता है। ये मंजर देख के प्रिया के पिता की भी रूह कांप जाती है। वो गाड़ी का बंदोबस्त करते हैं और उसी समय प्रिया को गाड़ी में डाल के, जिन 8-10 लोगों ने प्रिया को पकड़ा हुआ था वो भी उसी गाड़ी में प्रिया को पकड़ के करैल गांव लेकर जाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि मंदिर के अंदर प्रिया को खींचने के लिए उन 8-10 लोगों का पूरा जोर लग गया था। वो एक अकेली लड़की 8-10 लोगों पर भारी पड़ गई थी। मंदिर में उस गांव के कुछ लोकल लोग बैठे हुए थे और उस समय भगत जी किसी काम से बाहर गए थे। प्रिया की हालत देख के उन सबको ये समझ आ गया था कि इस लड़की पर कोई ऊपरी चक्कर है। प्रिया वो पहली लड़की नहीं थी जो इस मंदिर पर ऐसी चीज़ों की वजह से गई थी। वहाँ पर उतारे रेगुलर हुआ करते थे और इस मंदिर की बहुत मान्यता है। उस गांव के लोगों ने भी इनको सपोर्ट किया और प्रिया को मंदिर के गर्भगृह तक खींचने के लिए काफ़ी मदद की। मंदिर के गर्भगृह में बैठते ही प्रिया पे जैसे किसी ने नियंत्रण कर लिया हो। वो वहाँ ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी लेकिन वहाँ से उठ नहीं पा रही थी, निकल नहीं पा रही थी। इतनी देर में भगत जी भी मंदिर में आ ही गए होते हैं और भगत जी को देखकर प्रिया की माँ रोते हुए भगत जी के पास पहुँचती है और जाकर उनके पैर पकड़ लेती है और बोलती है, बाबा मेरी बेटी को बचा लो। भगत जी उन्हें उठाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। प्रिया की माँ बताना शुरू करती है शुरुआत से कि क्या प्रॉब्लम हुई है, लेकिन वो थोड़ा बहुत ही बता पाती है। तभी भगत जी बोलते हैं कि माँ रोको, मुझे कन्या से बात करने दो। भगत जी जैसे ही मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, उन्हें देख के प्रिया जैसे पागल सी हो जाती है।
वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू करती है, नहीं नहीं तू चला जा यहाँ से, मैं ऐसे लेकर ही जाऊँगी, मैं ऐसे अपने साथ लेकर जाऊँगी। भगत जी उसे कुछ नहीं बोलते। सबसे पहले वो सिद्ध किया हुआ जल प्रिया के ऊपर छिड़कते हैं। जैसे ही वो प्रिया के ऊपर जल छिड़कते हैं, प्रिया चिल्लाना शुरू कर देती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, मत कर मेरे साथ ऐसा, मैं ऐसे लेकर जाऊँगी, मैं ऐसे लेकर जाऊँगी। भगत जी प्रिया के सामने बैठते हैं और उससे पूछते हैं, कौन है तू? प्रिया जवाब देती है, दीपा। और वो आवाज़ भी दीपा की ही होती है। भगत जी फिर उससे पूछते हैं कि इसके शरीर में क्या कर रही है? प्रिया बोलती है कि मैं इसे लेने आई हूँ। वो एक्चुअली दीपा बोल रही है। भगत जी उससे बोलते हैं कि वो तो तू ले जा नहीं पाएगी, बोल कैसे छोड़ेगी इसका शरीर? इस पर दीपा बोलती है कि नहीं, इसको तो मैं लेकर ही जाऊंगी, तू मेरे रास्ते में मत आ, इसे तो मुझे लेकर जाना ही होगा। भगत जी उसको बोलते हैं, लेके तो तू नहीं जा पाएगी। और उसके बाद वो उठते हैं, वहाँ पर एक नमक का गोला बनाते हैं और उसमें प्रिया को बैठाया जाता है। और जैसे ही वो उस गोले में प्रिया को बिठाते हैं, प्रिया की बॉडी जो अभी तक काफ़ी रिएक्ट कर रही थी वो नॉर्मल हो जाती है। नॉर्मल इन द सेंस ऐसे नहीं कि बिल्कुल नॉर्मल हो गई, मतलब वो हिलना शुरू कर देती है बस उस गोले के अंदर बैठे बैठे, जैसे कि उसका दायरा सिर्फ उस गोले तक है, उससे बाहर वो उठ के नहीं जा सकती। उसके बाद भगत जी एक चिमटा उठाते हैं और उस चिमटे को उठा के प्रिया के सामने ज़मीन पर ज़ोर से मारते हैं। जैसे ही उस चिमटे को ज़मीन पर मारा जाता है, प्रिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है कि मुझे छोड़ दो बाबा, मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं मजबूर हूँ। भगत जी उसको पूछते हैं, क्या मजबूरी है तेरी? तो प्रिया जो दीपा थी वो बोलती है, मैं ऐसे अपनी मर्जी से लेने नहीं आई हूँ, इन्होंने मुझे बांध रखा है, मुझे पकड़ रखा है, मुझसे ये काम करवा रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि इसको लेकर जाना है, इसको लेकर जाना है, मुझे छोड़ दो बाबा, ये लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, बाबा मुझे बचा लो। और अब जो दीपा प्रिया को लेने आई थी वो बाबा के सामने गिड़गिड़ा रही है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। बाबा उससे फिर पूछते हैं, कौन है ये लोग, मुझे बता, किसने तुझे पकड़ रखा है? फिर से प्रिया की आवाज़ दीपा की आवाज़ में बदलती है और वो बोलती है, ये औरत, इसने मुझे पकड़ रखा है, ये मुझे सबसे ज़्यादा मारती है, ये मुझे परेशान करती है, यही कह रही है कि प्रिया को लेकर आना है। बाबा फिर से पूछते हैं, कौन सी औरत? उसके बाद प्रिया एकदम चुप हो जाती है, एक शब्द नहीं बोलती। बाबा फिर से एक चिमटा खींच के ज़मीन पर मारते हैं और उसके बाद एक कितनी भयानक चीख निकलती है, कितनी भयानक चीख निकलती है प्रिया के मुंह से, जैसे पता नहीं उसे कितने गुस्से में कितने सारे लोग मिल के चिल्ला रहे हों। वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए थे सारे लोग अचंभे के साथ प्रिया को देखना शुरू कर देते हैं कि ये हुआ तो हुआ क्या। और उसके बाद प्रिया चिल्लाते हुए बोलती है, तू फिर आ गया मेरे रास्ते में भगत, तू मानेगा नहीं। और ये आवाज़ जो आती है ये प्रॉपर राजस्थानी एक्सेंट में, राजस्थानी डायलेक्ट में आती है। ये सुनकर भगत जी बोलते हैं कि तू फिर यहाँ आ गई। और वहाँ बैठे हुए हर इंसान को पता चल जाता है कि इस एंटिटी से भगत जी का सामना पहले भी हो चुका है। भगत जी के लिए ये कोई अनजान एंटिटी नहीं थी। और उसके बाद वापस से उस औरत की आवाज़ आती है कि तू मेरे रास्ते में बार बार क्यों आ जाता है, चैन से मुझे रहने क्यों नहीं देता, मैं जहाँ भी कहीं पहुँचूँ तू हमेशा मेरे काम में अड़ंगा लगाता है। इस लड़की को तो मैं हर हालत में लेकर जाऊंगी और इस बार मैं अकेली नहीं हूँ। ये सुन के भगत जी थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और उसके बाद बोलते हैं, इस बार मुझे तेरा परमानेंट इलाज ही करना पड़ेगा। वो फिर से थोड़ा सा जल लेके उसमें कुछ मंत्र पढ़ के प्रिया के ऊपर फूंकते हैं और जल प्रिया के ऊपर फेंक कर मारते हैं। जैसे ही जल प्रिया के ऊपर डाला जाता है प्रिया वापस से बहुत ज़ोर से चीखती है और उसके बाद वो भगत जी को गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू कर देती है और भगत जी को बोलती है कि मैं इस बार अकेली नहीं हूँ, इस बार तो मैं इसे लेकर ही जाऊँगी, इस बार मैं तुझे अपने रास्ते में नहीं आने दूँगी। भगत जी बोलते हैं, वो सब तो चल बात की बात है, पहले ये तू बता कि तू इसके शरीर में आई तो आई कैसे। अब इन दोनों के बीच में एक वार्तालाप चलनी शुरू हो जाती है, एंटिटी और भगत जी के। एंटिटी थोड़ा हंसते हुए बोलती है, जब तूने मेरा उतारा करवा के मुझे चौराहे पे रखवाया था तब ये दोनों लड़कियां वहाँ से मुझे लांघती हुई निकली। जैसे ही इन्होंने मुझे लांघा मैं इनके पीछे हो गई और जहाँ जहाँ मुझे जो जो मिलता गया मैंने उसे अपने साथ ले लिया और तब से मैं इनके पीछे लगी हुई हूँ। एक को तो मैं ले जा चुकी हूँ और अब इसकी बारी है, इसको भी मैं लेकर ही जाऊँगी। और ये सारा कन्वर्सेशन ये राजस्थानी डायलेक्ट में कर रही थी। भगत जी उसको पूछते हैं, ये बता कितने हैं तेरे साथ? प्रिया कुछ नहीं बोलती।
भगत फिर से चिमटा नीचे मारते हैं और फिर बोलते हैं, बता कितने हैं तेरे साथ। और जैसे ही भगत जी चिमटा मारते थे ज़मीन पर, प्रिया बहुत ज़ोर से चिल्लाती थी, नहीं नहीं करके। फिर वो वही हाँफते हुए चीखते हुए बोलती है, हम 12 हैं। और वो भगत जी को लगातार गालियाँ निकाले जा रही है मंदिर के गर्भगृह में बैठकर। सोचिए वो एंटिटी कितनी पावरफुल होगी। प्रिया को उसी घेरे में छोड़कर भगत जी मंदिर से बाहर आते हैं और प्रिया के माता पिता को बुलाते हैं। और वहाँ पर प्रिया के माता पिता को भगत जी बताते हैं कि प्रिया की हालत बहुत गंभीर है। एक प्रक्रिया करनी होगी, एक पूजा, एक अनुष्ठान करना होगा जो आज रात्रि में ही किया जाएगा, जो कि एक तांत्रिक अनुष्ठान होगा। और उसके लिए कुछ सामग्री लगेगी, जिसमें उन्होंने एक मटकी, कुछ लौंग, शराब, एक काली मुर्गी और बहुत सा ऐसा सामान बताया था जिसका उपयोग तांत्रिक पूजन में किया जाता है। भगत जी ने प्रिया के पिता को बोला कि आप ये सारा सामान रात तक अरेंज कर लीजिए, उसके बाद रात में ये अनुष्ठान शमशान में किया जाएगा। प्रिया के पिता ने भगत जी से हेल्प मांगी तो भगत जी ने उन्हें अपना एक सहायक दिया और उसके बाद वो और उनका सहायक वो सामग्री इकट्ठा करने गांव की तरफ चले गए। सामग्री कुछ ऐसी थी कि सारी चीज़ें एक ही जगह पर नहीं मिल सकती थी, तो उन्हें इकट्ठा करने में भी थोड़ा टाइम लगने वाला था। उसके बाद भगत जी मंदिर के अंदर आए और वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए थे, भगत जी ने सबको बोला कि आप लोग अपने अपने घर जाइए, यहाँ पर समस्या गंभीर है और ये किसी को भी प्रभावित कर सकती है। वैसे भी यहाँ पर अनुष्ठान होगा और अनुष्ठान में लड़की के घर वालों के अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए। प्रिया के गांव के लोग अपने अपने घर के लिए चले गए। उन्होंने प्रिया की माता को पूछा भी कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कुछ भी हो तो आप हमें बता दें, पर उन्होंने सबको धन्यवाद करके वहाँ से जाने के लिए कह दिया। भगत जी ने प्रिया की माता को भी बोला कि बहन जी आप भी चली जाओ, यहाँ पर आपका भी रहना ठीक नहीं है, वैसे भी पूजन में आप तो बैठ नहीं पाओगी, केवल पिता ही बैठेंगे। पर प्रिया की माँ ने वहाँ से जाने के लिए मना कर दिया। प्रिया के भाई बहनों को घर भेज दिया गया था गाँव वालों द्वारा। प्रिया की माँ मंदिर में ही रुकी थी। इस ड्यूरेशन में मंदिर में प्रिया उसी गोले में बैठी हुई थी जो हिल डुल रही थी, बार बार अपना सर घुमा रही थी। कभी वो चुपचाप बैठ जाती, फिर वो थोड़ा थोड़ा हिलने लगती। और भगत जी और प्रिया की माँ थे। प्रिया की माँ ने भगत जी से पूछा कि भगत जी कौन सा प्रेत है मेरी बेटी पे, क्या हुआ है मेरी बेटी के साथ। तो भगत जी प्रिया की माँ को बताते हैं कि इसके ऊपर एक बंजारन का प्रेत है जिसकी मृत्यु 30 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी, जिसका एक 2.5 साल का बच्चा उसके साथ था और एक गाड़ी इस बंजारन और इसके बच्चे को कुचल के चली गई थी, जिसमें उसकी मृत्यु ऑन दी स्पॉट हो गई थी और उसका बच्चे की भी मृत्यु उसके साथ ही हो गई थी। तब से ये औरत कभी किसी के शरीर पर, कभी किसी के शरीर पर हावी हो जाती है। कितने लोगों को ये ले जा चुकी है और उसके बाद भी ये भटकती रहती है। ये आत्मा मुक्ति नहीं चाहती। लास्ट टाइम भी गांव के कुछ लोग एक व्यक्ति को लेकर आए थे जिसके शरीर पर ये हावी हो गई थी। इससे पहले भी भगत जी 2-3 बार इसी महिला का उतारा कर चुके थे, पर जब भी वो उससे मुक्ति के लिए कहते पर वो हर बार मना कर देती है कि उसे मुक्ति नहीं होना, वो यही जीवन जीना चाहती है और यही कारण है कि उसकी मुक्ति नहीं हो पा रही और भगत जी उसकी मुक्ति करवा नहीं पा रहे हैं। भगत जी ने बताया कि समय के साथ साथ ये आत्मा बहुत शक्तिशाली प्रेत बन चुकी है। जब इन्होंने इसका लास्ट टाइम उतारा किया था तो किसी चौराहे पे एक नींबू पे उतारा करके रखा गया था। उस चौराहे पे उसके थोड़ी ही देर बाद इन लड़कियों ने उस नींबू को लांग दिया था, जिसकी वजह से यह आत्मा उनके पीछे लग गई थी। ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये आत्मा उनको कहीं और दिखी हो या किसी और जगह से लगी हो। ये गांव के चौराहे से ही सुबह से इनके साथ थी और इनके शरीर पर हावी होने की कोशिश कर रही थी। शाम के समय उसकी शक्तियों का प्रभाव और बढ़ गया और तब ये लड़कियां उसको देख पाईं और उसी समय से ये इन लड़कियों के शरीर को प्रभावित कर चुकी थी। यदि आप समय रहते उस दूसरी लड़की को यहाँ ले आते तो मैं निश्चित ही उसे बचा लेता, और थोड़े दिनों तक यदि आप अपनी बेटी को यहाँ नहीं लाते तो वो महिला इसे भी ले जा चुकी होती। उसने अपने साथ प्रेतों को इकट्ठा कर रखा है और अभी मुझे ये नहीं पता कि इस बच्ची पर कितने प्रेत हावी हैं। तब प्रिया की माता ने फिर से भगत जी को बोला कि नहीं भगत जी ऐसी बात नहीं है, प्रिया तो अभी तक ठीक थी, इसके साथ तो ये सब कल रात से जब से दीपा आई है इसके सपने में तब से होना शुरू हुआ है। तो भगत जी ने फिर से वही बात दोहराई कि नहीं ऐसा नहीं है, प्रिया की बॉडी भी उसी दिन से प्रभावित हो गई थी जिस दिन से दीपा की बॉडी प्रभावित हुई थी, पर बड़ी ही चालाकी से ये प्रेत दीपा को पहले ले गई
और उसका यही प्लान था कि उसके बाद ये प्रिया को भी लेकर जाएगी। रात के 9 साढ़े 9 बजे तक प्रिया के पिता भी सारी सामग्री इकट्ठी करके सहायक के साथ मंदिर तक आ जाते हैं। इस ड्यूरेशन में जब शाम को मंदिर की आरती हुई थी तो प्रिया ने बहुत कोशिश की थी उस घेरे से बाहर निकलने की, पर पंडित जी द्वारा बनाया हुआ घेरा प्रिया किसी भी हालत में तोड़ नहीं पाई थी और वो उसी घेरे में खड़े होकर नाचने लगी थी और अलग अलग आवाज़ों में चिल्लाए जा रही थी। खैर, रात के 11:30 बजते हैं। पंडित जी प्रिया के हाथों को मौली से बांधते हैं और अपने सहायक मुकेश और प्रिया के पिता के साथ प्रिया को लेकर शमशान जाते हैं। शमशान में पूजा शुरू की जाती है, अनुष्ठान शुरू किया जाता है। जिस दौरान अनुष्ठान शुरू किया था उस दौरान पंडित जी ने 3 गोले बनाए थे जो शायद नमक से बनाए गए थे, जिसमें बीच में एक गोले में प्रिया को बिठाया गया था और साइड में 2 गोलों में मुकेश और प्रिया के पिता को बिठाया गया था। भगत जी ने प्रिया के पिता को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी थी, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, आप इस गोले से बाहर नहीं निकलेंगे जब तक मैं नहीं कहूँगा। मुकेश को तो ऑलरेडी इन सारी चीज़ों के बारे में पता था। अनुष्ठान करीब 1.5 से 2 घंटे तक चला। उस बीच में प्रिया कई बार ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई और अनुष्ठान का जो आखिरी पड़ाव था उसमें शायद उस काली मुर्गी की बलि देनी थी। जैसे ही भगत जी द्वारा उस मुर्गी की बलि दी गई, प्रिया इतनी ज़ोर से चिल्लाई, इतनी ज़ोर से चिल्लाई। प्रिया के पिता का कहना है कि कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर दूर तक प्रिया की आवाज़ गई होगी। उसके बाद पंडित जी ने मटकी में काफ़ी सारा सामान डाला और उस मटकी को प्रॉपर एक रेड कपड़े से मौली से बांध के प्रिया के पिता को दिया। उन्होंने प्रिया के पिता को कहा कि यहाँ से दूर जंगल में तुम ये मटकी लेकर जाओ और गहरा गड्ढा खोद के इस मटकी को वहाँ पर गाड़ के आओ। भगत जी ने प्रिया के पिता को ये भी कहा कि इस मटकी को जंगल तक ज़मीन पर कहीं भी मत रखना, किसी भी जगह पर। उन्होंने अपने सहायक मुकेश को प्रिया के पिता के साथ भेजा। मुकेश ने गाड़ी उठाई, प्रिया के पिता साइड में बैठे, मटकी को हाथ में पकड़ा और वो दोनों जंगल की तरफ निकल गए जो करीब 20 से 25 किलोमीटर था। आधी रात में ये लोग उस जंगल में गए, वहाँ पर गड्ढा खोदा। गड्ढा खोदना इतना आसान नहीं है जैसे आप टीवी में देखते हो कि 5 मिनट में खुद गया। जब ज़मीन बंजर होती है और उसकी खुदाई की जाती है तो उसमें बहुत टाइम लगता है। करीब इनको आधा पौना घंटा लगा था वो गड्ढा खोदने में। जितने ड्यूरेशन में ये लोग गड्ढा खोद रहे थे उस मटकी में से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मटकी को इन्होंने प्रॉपरली एक आसन में उसी जगह रखा हुआ था जहाँ पे ये लोग गड्ढा खोद रहे थे। आधे पौने घंटे में इन्होंने करीब 5-6 फीट का गड्ढा खोद दिया था। और उसके बाद ये लोग जब वो मटकी दबाकर वापस आ रहे थे तो इनको पीछे से क्या आवाज़ आती है, आत्माराम तूने ठीक से काम नहीं किया। और ये आवाज़ प्रॉपर राजस्थानी डायलेक्ट में आती थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्रिया मंदिर के अंदर बोल रही थी। आत्माराम प्रिया के फादर का नाम था और पीछे से बहुत ज़ोर ज़ोर के हंसने की आवाज़ें आने लगती हैं। जैसे ही प्रिया के फादर को ये आवाज़ सुनाई देती है उनकी पूरी तरीके से जान निकल जाती है और उसके बाद वो औरत बोलती है, हम तेरे साथ ही चल रहे हैं, अब तेरी लड़की हमसे बच नहीं पाएगी, हम उसको अब साथ लेकर ही जाएंगे। प्रिया के फादर ये बात सुनते ही पीछे की तरफ पलटते हैं कि तभी मुकेश बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं, नहीं। और प्रिया के फादर की नज़र पीछे जाने से पहले मुकेश की तरफ जाती है। जैसे ही वो मुकेश को देखते हैं तो मुकेश अपना सर हिला रहे होते हैं कि पीछे मत देखना और बोलते हैं, तुम्हें याद नहीं है पंडित जी ने कहा था कि कुछ भी हो जाए मटकी दबाने के बाद पीछे मत देखना। ये दोनों वहाँ से भागते हैं, भागते हुए गाड़ी में पहुँचते हैं, बैठते हैं। आवाज़ें आ रही थी इनको हंसने की। गाड़ी स्टार्ट करते हैं और वहाँ से सीधे शमशान पहुँचते हैं। शमशान से पंडित जी को उठाते हैं, प्रिया को उठाते हैं और वापस से मंदिर लेकर आते हैं। प्रिया को जब होश आया सुबह के 4:30-5 बज चुके थे और प्रिया से बात करने पर पता चला कि प्रिया को उस दिन के बाद कुछ याद नहीं था जब दीपा उसके सरहाने बैठी हुई थी और उसके बाद दीपा ने उसे डराना शुरू किया था, अपनी भयानक शक्ल दिखाई थी। प्रिया को वहाँ तक के बाद का कोई भी इंसिडेंट कुछ भी याद नहीं कि वो इस मंदिर तक कैसे पहुँची। इस सारे प्रोसेस में भगत जी ने दीपा की आत्मा को भी मुक्त कराया और उसके बाद प्रिया के साथ भी कभी कोई इस तरीके का इंसिडेंट नहीं हुआ। भगत जी ने मंदिर में ही प्रिया को पहनने के लिए माता का धागा और लॉकेट दिया था। प्रिया समय समय पे तारा देवी के मंदिर जाती रहती थी, माथा टेकती रहती थी, सब कुछ उसकी लाइफ में नॉर्मल था और आज प्रिया का एक बहुत अच्छा हंसता खेलता परिवार है।
लेकिन प्रिया की मृत्यु 2023 में एक सड़क दुर्घटना में बहुत ही संदिग्ध हालातों में हुई। ये कहानी हमें प्रिया के बेटे द्वारा भेजी गई। वो अपनी माँ की मृत्यु से बहुत दुखी हैं और उनका ऐसा मानना है कि उनके मदर की डेथ नेचुरल नहीं थी। जिस कार में उसकी मदर का एक्सीडेंट हुआ उसमें 4 लोग बैठे हुए थे, ड्राइवर सहित। उनकी मदर लेफ्ट बैक पैसेंजर सीट पर थी। ड्राइवर को हल्की फुल्की चोट आई। गाड़ी में 2 लोग और थे जिनको थोड़ी बहुत खरोंचें आई, लेकिन प्रिया की मदर की उस कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। ऐसा कैसे? खैर, अब इस बारे में क्या कह सकते हैं। जैसा कि भगत जी ने बताया था कि मटकी को इतना अंदर दबाना कि वो बाहर तक नहीं आ पाए। पता नहीं वो मटकी अभी भी वहाँ दबी होगी, उस जगह जंगल होगा या वो जगह पर शहरीकरण हो गया होगा। जिस तरीके से जंगल काटे जा रहे हैं, बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि वहाँ पर भी कोई कॉलोनी बस गई हो सकता है वो मटकी उस जगह से बाहर निकल आई हो सकता है कि वो प्रेत अभी भी हम लोगों के बीच में कहीं घूम रहे हों, क्योंकि वो आत्मा मुक्त नहीं होना चाहती थी। तो हो सकता है कि उसने प्रिया को अपना निशाना बना लिया हो, या नहीं भी हो सकता, या हो सकता है वो आज भी अपना निशाना किसी को बना रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ज़रूर कि आपको कहानी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से कहूँगी कि आपके छोटे से एफर्ट से बहुत मोटिवेशन मिलती है। बहुत जल्दी मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद द चैनल। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।